सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। मेरे भाई हम लोग वापस आ चुके हैं और आज से फिर से ये जर्नी चालू हो रही है। हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास और उसमें हमने ये देख रखा था कि अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में कब आ रही है, कैसे आ रही है। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी तक यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तक हमने देख रखा था। उसके बाद कौन आएंगे तो डेनिस आएंगे, ठीक मेरे भाई। और डेनिस के बाद जो आएंगे आखिरी वो कौन होंगे तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर फ्रांस वाले होंगे। तो कहानी ये थी कि भारत की खोज यानी कि भारत में एक अल्टरनेट मार्ग की खोज, जो समुद्री मार्ग है उसको खोजता कौन है, वास्को डी गामा। लगभग 100 सालों तक एक मुश्त यानी है ना एकाधिकार होता है किनका, तो पुर्तगाली लोगों का होता है। उसके बाद क्या होता है कि 100 साल के बाद जैसे जैसे पुर्तगाली लोगों का व्यापार बढ़ता जाता है, यूरोप में होड़ मच जाती है भारत पहुंचने की। इसी क्रम में पुर्तगालियों के बाद डच आते हैं, डच के बाद आते हैं है ना इंग्लैंड वाले, अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजों के बाद डेनिस आते हैं और आखिरी में कौन आएंगे तो फ्रांसीसी आएंगे। जब अंग्रेज आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने जितने प्रतिद्वंदी होंगे, और प्रतिद्वंदी कौन होगा, जो पहले से मार्केट में होगा। क्यों होगा, क्योंकि सब व्यापारी हैं। तो क्या करेंगे अंग्रेज, धीरे धीरे जितने भी प्रतिद्वंदी हैं उनकी प्रतिद्वंदिता को यानी उनकी चुनौतियों को वो धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। अभी अंग्रेज होते हैं मार्केट में यानी अंग्रेजों का ही पकड़ होता है। लेकिन क्या होता है कि फ्रांसीसी कंपनी जब आती है भारत में तो उन्हें एक प्रबल दावेदार या फिर चुनौती देने वाली एक नई कंपनी खड़ी होती है। आइए आज इस वीडियो में हम उसी फ्रांसीसी कंपनी के बारे में बात करेंगे। अब देखिए होता क्या है कि फ्रांस यूरोप में होड़ मची है भारत से व्यापार करने के लिए। ये जो सिल्क रूट है ये बाधित है, इधर से कोई आ जा नहीं रहा है, कोई व्यापार नहीं हो रहा है, तो लोग कहां से जाएंगे, इस रूट से होके जाएंगे। ठीक मेरे भाई, अटलांटिक महासागर से होते हुए हिंद महासागर में प्रवेश करेंगे और भारत में जाएंगे व्यापार के लिए। अब होगा क्या कि यूरोप में है ना सभी लोग क्या कर रहे हैं, अंग्रेज हो गए, उसके बाद पुर्तगाली हो गए, उसके बाद डच लोग हो गए, ये बेच के भारत से व्यापार करके मालामाल हो रहे हैं। तो क्या होगा कि जो फ्रांस का मंत्री होगा, फ्रांस में राजा चल रहे हैं और राजाओं की बात करते हैं तो इस समय जो राजा होगा उसका नाम क्या होगा, लुई 14वां। ठीक मेरे भाई, इसको ध्यान रखेंगे कि जो राजा होगा वो कौन सा होगा तो लुई 14वां होगा, इसे ध्यान रखेंगे। अब ये जो लुई 14वां है यानी राजा का काम क्या होगा, लुई फर्स्ट, लुई सेकेंड, लुई थर्ड करके लुई है ना 14वां है। अब इसका एक मंत्री होगा, मंत्री का नाम होगा कालबर्ट। मंत्री कौन होगा, कालबर्ट होगा। अब ये कालबर्ट महोदय क्या करेंगे, अपने राजा से सिफारिश करेंगे। उन्हें ये पता था कि यूरोप के अन्य देश भारत से व्यापार करके मालामाल हो रहे हैं। तो कालबर्ट क्या करेगा कि जो फ्रांस का राजा है लुई 14वां, उससे सिफारिश करेगा और कहेगा महोदय आप भी एक कंपनी बनाइए और भारत से व्यापार करिए। तो अब क्या होगा कि कालबर्ट की सहायता से यानी कालबर्ट के कहने पर लुई 14वां फ्रांस में एक कंपनी स्थापित करता है जो भारत के साथ व्यापार करेगी। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये बात कब की है तो 1664 में। 1664 में कालबर्ट जो लुई 14वां का मंत्री है, वो लुई 14वां यानी फ्रांस के राजा लुई 14वां से 1664 में भारत से व्यापार के लिए एक कंपनी बनाएगा, जिस कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी द इंडेंस ओरिएंटलेस। कंपनी द इंडेंस ओरिएंटलेस। अब इस नाम की एक कंपनी बनाएगा। कंपनी कब बनाएगा तो याद रखेंगे 1664 में। याद रखें कंपनी का नाम क्या है, कंपनी द इंडेंस ओरिएंटलेस। ठीक, अब 1664 में स्थापना होगा। 1664 में स्थापना होगा तो जो फ्रांस का राजा है लुई 14वां वो आदेश करेगा अपने व्यापारियों को, उसके व्यापारी जो दल हैं वो निकलेंगे भारत के लिए। याद रखेंगे कहाँ निकलेंगे तो भारत के लिए निकलेंगे। कब निकलेंगे 1664 में। लेकिन ये फ्रांस से भारत के लिए निकलेंगे तो क्या होगा, थक हार के ये कहाँ पहुंचेंगे तो मेडागास्कर पर। इतना ध्यान रखेंगे, कहाँ पहुंचेंगे तो मेडागास्कर, है ना। अब ये मेडागास्कर कहाँ पे है तो हिंद महासागर में जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके जस्ट बगल में सबसे बड़ा द्वीप है। इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे पहुंचेंगे कौन तो ये जो कंपनी बनी है, इस कंपनी के जो मेंबर होंगे, जो व्यापारी होंगे वो पहुंचेंगे, यानी फ्रांस की कंपनी के व्यापारी
पहले सीधे भारत ना पहुंच के कहां पहुंचेंगे, तो मेडागास्कर। आज की कंडीशन देखेंगे आप, तो जो मेडागास्कर है वो अभी भी पिछड़ा हुआ है। तो आप सोचिएगा कि 1664 में कितना पिछड़ा होगा। ये लोग आएंगे यहाँ पे व्यापार स्थापित करेंगे और यहाँ पे वो अपना साम्राज्य बसाना चाहेंगे, किंतु होगा क्या कि साम्राज्य नहीं बस पाएगा और ये यहाँ पे उपनिवेश स्थापित करने में असफल होंगे। ठीक मेरे भाई, अब देखिए यहाँ पे लोग आए हैं, समय बीतेगा, यहाँ से सूचनाएं जाएंगी कि भाई हम तो भारत के लिए गए थे लेकिन यार कहीं और पहुंच गए हैं, ऐसा लग रहा है कि हम भारत में नहीं है। ठीक, तो अब क्या होगा, एक दूसरा दल आएगा। ये पहला दल निकला था, अब एक दूसरा दल निकलेगा, दूसरा सेकेंड दल निकलेगा। और कब निकलेगा, 1667 में। कब निकलेगा मेरे भाई, तो 1667 में निकलेगा दूसरा दल। किसके लिए निकलेगा, तो भारत से व्यापार के लिए निकलेगा। और इसके जो नेतृत्व करता होंगे वो फ्रैंको कैरो होंगे। याद रखेंगे कौन होगा, फ्रैंको कैरो, है ना। तो कैरो के नेतृत्व में, कैरो का पूरा नाम क्या था, तो फ्रैंको कैरो, कैरो के नेतृत्व में एक दूसरा दल निकलेगा। कब, 1667 में। अब 1667 में निकलेगा तो अब ये क्या करेगा, यहां से होते हुए यहां आएगा और यहां से होते हुए कहां पहुंचेगा, तो भारत के गुजरात वाले इलाके में। मुंबई पहुंच गए क्या, ये यहां पहुंच जाएगा। ठीक मेरे भाई, उस समय मुंबई गुजरात सूरत सब एक ही हुआ करता था। ये पहुंच जाएगा कहां पे, तो सूरत में पहुंचेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, अब ये सूरत में पहुंच गई है। फ्रांसीसी कंपनियों में, कंपनी का जो व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल है वो 1667 में चलेगा, कैरो के, है ना, नेतृत्व में चलेगा भारत से व्यापार के लिए। दूसरा दल है कहां पहुंचेगा, तो गुजरात के सूरत में पहुंचेगा। कब पहुंचेगा, तो 1667 में। 1667 में पहुंचेगा, व्यापार स्थापित करेगा। उसके बाद क्या होगा मेरे भाई, एक कंपनी बनाई जाएगी, तो फ्रांसीसी पहली कंपनी, समझ रहे ना। यानी 1668 में, एक साल बाद, 1668 में कैरो के नेतृत्व में सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री लगेगी। तो इसको ध्यान रखेंगे, पहली फैक्ट्री लगेगी, पहली फैक्ट्री होगी किसकी, तो फ्रांस की कंपनी की। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो फ्रांस की कंपनी की पहली फैक्ट्री कब लगेगी, 1668 में। 1668 में कहां लगेगी, तो मेरे भाई याद रखिएगा, सूरत में। अब देखिए होता क्या है कि सूरत में ये कंपनी लगी, कंपनी अच्छा मुनाफा कमा रही है। सूरत में कौन है, तो अंग्रेज हैं। तो जब कोई पहले से व्यापारी है और कोई बाद में आया है, तो जो बाद वाला और पहले वाला है उनमें टकराव की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। जब टकराव होगा तो अब यहीं से युद्ध चालू होगा, किनका, अंग्रेजों का, और फिर किनका, तो फ्रांसीसियों का होगा। तो पहली फैक्ट्री लग गई है 1668 में, 67 में ये लोग निकले थे। उसके बाद दूसरी फैक्ट्री लगाएंगे ये लोग, और ये लोग वहां वहां जाएंगे जहां जहां पर अंग्रेज हैं। समझ रहे मेरे भाई, जहां पर अंग्रेजों की फैक्ट्रियां हैं, कोठियां हैं, कंपनियां हैं, वहीं पर फ्रांसीसी कंपनियां भी स्थापित होंगी। पहली फैक्ट्री सूरत में लगा था 68 में। नेक्स्ट अगले साल मसूलीपट्टनम में, पट्टनम में दूसरी फैक्ट्री लगाएंगे ये लोग, दूसरी सेकेंड फैक्ट्री लगाएंगे। इतना ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, कौन लगाएगा, तो ये जो फ्रांसीसी व्यापारी हैं ये लगाएंगे। अब दूसरी फैक्ट्री लग गई है, तो दूसरी फैक्ट्री लगी है तो क्या होगा कि अब यहाँ भी व्यापार होगा, यहाँ भी होगा। यानी अंग्रेजों को चुनौती देने वाले लोग आ गए हैं। अब ये चुनौती कहाँ पे देंगे, सूरत में देंगे। और कहाँ पे देंगे मेरे भाई, तो मसूलीपट्टनम में देंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब धीरे धीरे क्या होगा, फ्रांसीसी कंपनियों का कारवां बढ़ता जाएगा और इसी क्रम में फिर आएगा आपका 1672 का समय आएगा। और 1672 में जो मद्रास के निकट एक स्थान होगा, मद्रास बोले तो तमिलनाडु में है ना, जो चेन्नई वाला इलाका है, तो मद्रास के निकट एक स्थान होगा जिसका नाम क्या होगा, सेंट थॉम। ठीक, अब ये सेंट थॉम जो स्थान होगा वहां पे क्या करेंगे, तो जो फ्रांसीसी लोग हैं, है ना, यहाँ पे एक बस्ती बनाएंगे, बस्ती बनाने का प्रयास करेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 1672 में सेंट थॉम में फ्रांसीसी लोग कब्जा कर लेते हैं और कब्जा करके बस्ती बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या होगा, उस समय जो सेंट थॉम था, डचों का प्रभाव था वहां पे। तो जो डच होंगे और जो वहां का नवाब होगा, याद रखेंगे, जो डच होगा और जो वहां का नवाब होगा, गोलकुंडा का नवाब। ठीक, तो जो गोलकुंडा था, गोलकुंडा के नवाब
और जो डच होंगे ये विरोध करेंगे, किनका? फ्रांसीसियों का, कि तुम यहां से चले जाओ सेंट थॉम से। तो फ्रांसीसी नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो संघर्ष होगा, और जब संघर्ष होगा तो क्या होगा कि सेंट थॉम वाला जो इलाका है ये फ्रांसीसियों के हाथ से निकल जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। तो फ्रांसीसी कंपनी आएगी कब, भारत में एंट्री कब मार रही है? तो 1667 में। किसके नेतृत्व में? कैरो, है ना, फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में मारेगी। ये दूसरा दल होगा, कहां पे पहुंचेगा? तो सूरत में, और सूरत में फ्रांस की पहली फैक्ट्री लगेगी। कब लगेगी? तो 1668 में। 1668 में लगी है। तो फिर ये 1669 में जो दूसरा व्यापारिक स्थल था वो कौन था? मसूलीपट्टनम था, ये भी प्रमुख था। तो यहाँ पे ये दूसरी फैक्ट्री लगाएंगे। दोनों जगह अंग्रेज पहले से बैठे हैं, अंग्रेजों में टकराव होगा। जब ये मसूलीपट्टनम में लगा लिए हैं तो अब ये क्या करेंगे कि 1672 में, है ना, सेंट थॉम इलाका होगा। कहां पे होगा? तो मद्रास में। मद्रास में वहां पे ये कब्जा करेंगे। कब्जा करेंगे तो जो सेंट थॉम है वो डचों के लिए था, यानी डच पहले से वहां प्रभावशाली थे। तो डच क्या करेंगे? इसका विरोध करेंगे। विरोध करने के क्रम में क्या होगा कि जो डच हैं वो गोलकुंडा के नवाब से मदद लेंगे, और फिर युद्ध होगा। युद्ध होगा तो क्या होगा? फ्रांस की कंपनी से सेंट थॉम वाला इलाका छीन लिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। अब देखो यहां तक तो हो गया। अब धीरे धीरे घटनाएं आगे बढ़ेंगी, वाद विवाद बढ़ता जाएगा, टकराव की स्थितियां बनती जाएंगी, और क्या होगा? एक नई प्रतिद्वंदिता, एक नया युद्ध चालू होगा, एक नई दौड़ चालू होगी। किसके बीच में? फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेजों के बीच में। अगर मेरे भाई पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप, है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आइए, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, है ना। अब देखिए क्या होगा कि 1673 में, याद रखेंगे 1672 हो गया। अब 1673 में क्या होगा कि जो फ्रैंको मार्टिन है और वेलांग द लेस्पीने है, ये वलिंग कोड में मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से एक छोटा सा गांव प्राप्त करेगा। सुन लीजिएगा ध्यान से। सेंट थॉम में ये पिट गए। तो पिटने के बाद ये क्या करेंगे कि नेक्स्ट अगले साल, है ना, अब अगले साल क्या करेंगे? 1673 में, 1673 में एक मुस्लिम सूबेदार होगा। याद रखेंगे, मुस्लिम सूबेदार होगा, जिसका नाम क्या होगा मेरे भाई? तो याद रखिएगा, शेर खां लोदी। शेर खां लोदी। अब ये शेर खां लोदी से क्या करेंगे? ये वली कोडपुरम, जो वाली थे ना वहां वाला है, तो वलीकोंडपुरम में क्या करेगा? जो फ्रैंको मार्टिन है वो एक जमीन प्राप्त करेगा, एक भूमि का हिस्सा प्राप्त करेगा, और वहां पे फ्रांस की पहली बस्ती बसेगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो फ्रांसीसी क्या करेंगे? वहां पे बस्ती बसाएंगे। किसके आदेश से? तो शेर खां जो लोदी होगा उसके आदेश से। कहां पे? तो वलीकोंडपुरम में। कौन बसाएगा? कौन सा फ्रांसीसी व्यक्ति होगा? तो इसको याद रखेंगे, फ्रांसीसी व्यक्ति कौन होगा? तो फ्रैंको मार्टिन होगा। फ्रैंको मार्टिन, और उसके साथ में होगा मेरे भाई, है ना, वेलांग द लेस्पीने। वेलांग द लेस्पीने। अब ये लोग क्या करेंगे? पहली फ्रांसीसी बस्ती भारत में बस चुकी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यही बस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, और बाद में यही कहलाएगी पांडिचेरी या पुद्दुचेरी। बाद में यही बस्ती मेरे भाई पांडिचेरी या फिर पुद्दुचेरी के नाम से जानी जाएगी। पांडिचेरी, या आज के डेट में पुद्दुचेरी बोलते ना, पुद्दुचेरी। तो पांडिचेरी या पुद्दुचेरी का पहले नाम क्या था? वलीकोंडपुरम। किससे लिया गया था? तो शेर खां लोदी से। शेर खां लोदी कौन था? तो मुस्लिम सूबेदार था। कब लिया गया था? 1673 में। कौन लिए थे? तो फ्रांसीसी व्यक्ति कौन था? तो फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द लेस्पीने था। यही पहली बस्ती बनेगी, और भारत आजाद होने के बाद भी, है ना, ये बस्ती इनके हाथ में रहेगी। बाद में ये लोग जाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। अब आ जाइए, अब यहां तक तो हो गया, ये बस्ती बन गई है। अब बस्ती बन गई है तो मेरे भाई टकराव बढ़ता जाएगा, और टकराव बढ़ेगा तो अब अंग्रेज लोग चाहेंगे कि ये जो फ्रांसीसी है यहां से भाग जाएं। इसी क्रम में क्या होगा कि जो डच हैं, याद रखेंगे, डच और अंग्रेज
इनकी संयुक्त सेना का भिड़ंत होगा, किससे होगा? तो मेरे भाई किससे हो जाएगा? तो फ्रांस की सेना से हो जाएगा। अब देखिए फ्रांस एक पूरी तरह से सरकारी कंपनी है, अगर सरकारी कंपनी है तो डिसीजन लेने में लेट होगा, समझ गए ना। कोई भी सरकारी व्यक्ति डिसीजन डायरेक्ट नहीं ले सकता है, लेकिन अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति है तो ऑन द स्पॉट डिसीजन ले सकता है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे बस्ती बनाए हैं, इस बस्ती को लेके झगड़ा होगा, झगड़ा बोले तो युद्ध होगा, किनके बीच होगा? तो फ्रांस की कंपनी और जो डच है और जो अंग्रेज है इनकी संयुक्त सेना से भिड़ंत होगा। और संयुक्त सेना से भिड़ंत के बाद क्या होगा कि ये जो पांडिचेरी है ये इनके हाथ से निकल जाएगा। किनके हाथ से? तो फ्रांसीसियों के हाथ से निकल जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन क्या होगा यहाँ पे, है ना, फ्रांसीसियों के हाथ से ले लेंगे कौन? डच और अंग्रेज, जो इनका बस्ती है उसको छीन लेंगे पांडिचेरी को। लेकिन बाद में क्या होगा? एक समझौता ज्ञापन होगा। अब समझौते में क्या होगा कि रिजविक की संधि होगी। याद रखेंगे ये बात कब की चल रही है? तो 1697 की। 1697 में क्या होगा कि पांडिचेरी पे अटैक कर देंगे कौन? डच और अंग्रेज। उसमें क्या होगा? फ्रांस का हार हो जाएगा और जो पांडिचेरी है ये कब्जे में चला जाएगा किसके? डच और अंग्रेज के बीच में। लेकिन क्या होगा कि रिजविक की संधि होगी 1697 में, और इस रिजविक की संधि याद रखेंगे कौन सी संधि है? तो रिजविक की संधि, रिजविक की संधि होगी। ठीक मेरे भाई, रिजविक की संधि में क्या होगा कि ये जो फ्रांसीसी का इलाका था, जो फ्रांसीसियों की बस्ती थी, कौन सी? पांडिचेरी वाली, ये फ्रांस को वापस लौटा दिया जाएगा। यानी जो फ्रांसीसी हैं उन्हें वापस लौटा दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहां तक कुछ समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम क्या करें भाई, इसको साफ करें और आगे बढ़े। चलिए हमने ये देख लिया है कि जो पांडिचेरी है वो वापस किसको मिल जाएगा? तो फ्रांसीसियों को मिल जाएगा। अब फ्रांसीसियों को वापस मिल गया है रिजविक की संधि के द्वारा। इसको ध्यान रखेंगे कौन सी संधि होगी? तो रिजविक की संधि के द्वारा होगा। तो मेरे भाई, है ना, 1701 में, कब? 1701 में पांडिचेरी को मुख्यालय बना दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मुख्यालय बना दिया जाएगा, मुख्यालय किसका? तो पांडिचेरी को, है ना, फ्रांसीसी कंपनी का मुख्यालय बना दिया जाएगा। और ये मुख्यालय पूर्व के जितने भी देशों के साथ फ्रांस का व्यापार हो रहा होगा उन सभी देशों का मुख्यालय होगा कौन? तो आपका हो जाएगा पांडिचेरी। कब बनेगा? तो 1701 में बनेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्या होगा, ये फ्रांसीसी पहले सूरत गए, सूरत से दक्षिण में आए, है ना, पश्चिम में, फिर दक्षिण में, अब कहाँ जाएंगे? तो पूरब में। अब ये बंगाल की ओर रुख करेंगे और क्या होगा मेरे भाई, इतना ध्यान रखेंगे कि जो बंगाल का सूबेदार होगा, सूबेदार का नाम क्या होगा? शाइस्ता खान। बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान से ये 1674 में, कब करेंगे मेरे भाई? तो 1674 में क्या करेंगे? फ्रांसीसी लोग एक जगह प्राप्त करेंगे और उस जगह का डेवलपमेंट करके उसका नाम क्या कर देंगे? ये चंद्रनगर। तो बंगाल के सूबेदार से, बंगाल के सूबेदार, सूबेदार, ठीक मेरे भाई, सूबेदार कौन होगा? तो शाइस्ता खान, शाइस्ता खान। यहां से एक लोकेशन प्राप्त करेंगे और उस लोकेशन का नाम क्या रखेंगे? तो मेरे भाई याद रखेंगे चंद्रनगर। तो कभी कभी पूछ लेता है कि चंद्रनगर को किसने बसाया था? चंद्रनगर तो कौन बसाए थे? तो आपके फ्रांसीसी लोग बसाए थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखो मेरे भाई, चंद्रनगर हो गया है, तो चंद्रनगर कहाँ पे है ना, तो ये बंगाल की ओर है। तो जब बंगाल की ओर है तो अब इनका व्यापार और बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे क्या करेंगे ये लोग? 1721 में मॉरिशस में, उसके बाद कराईकल, माहे और यनम, है ना, यहाँ पर इनका अधिकार हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब धीरे धीरे ये क्या करेंगे? तो है ना, मॉरिशस, मॉरिशस, उसके बाद कराईकल, कराईकल, कराईकल और यनम, यहां पर इनका, है ना, विस्तार होता चला जाएगा। फ्रांसीसी कंपनी अपना कारवा बढ़ाती जाएगी। जैसे जैसे कारवा बढ़ेगा वैसे वैसे टकराव बढ़ेगा, और जब टकराव बढ़ेगा तो अब युद्ध होंगे, और जो युद्ध होंगे वो कौन से होंगे?
तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में होंगे। याद रखेंगे भारत में अब केवल दो ही प्रबल दावेदार बचे हुए हैं। कौन कौन? तो एक हो गए अंग्रेज और दूसरे हो गए फ्रांसीसी कंपनी। अब देखिएगा क्या होगा कि जो फ्रांसीसी कंपनी है इसका मुख्यालय बन जाएगा 1701 में। कहाँ बनेगा? तो पांडिचेरी में। और जब मुख्यालय बनेगा तो इसका जो महानिदेशक होगा वो मार्टिन, याद रखेंगे फ्रांसिस मार्टिन होगा। तो पूछ लेगा कि फ्रांसीसी कंपनी का पहला महानिदेशक, पहला डायरेक्टर, जिसको महानिदेशक बोलते हैं ना, पहला डायरेक्टर कौन होगा? तो याद रखेंगे फ्रांसिस मार्टिन होगा। फ्रांसिस मार्टिन ये फ्रांसीसी कंपनी का पहला डायरेक्टर होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। कंपनी का मुख्यालय कहाँ बनेगा? तो पांडिचेरी में, है ना, पांडिचेरी। अब पांडिचेरी में मुख्यालय कब बन गया? 1701 में बन गया। डायरेक्टर कौन बनेगा? फ्रांसिस मार्टिन बनेगा। तो टकराव की स्थितियां बढ़ती जाएंगी। अब क्या होगा? धीरे धीरे एक डुप्ले नामक व्यक्ति आएगा। कौन आएगा? डुप्ले। अब भारत में एंट्री किसकी होगी? तो डुप्ले की होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। डुप्ले, डुप्ले नहीं है, फ्रांसिस डुप्ले है, इसको ध्यान रखेंगे। अब ये जो डुप्ले है इसे ही फ्रांसीसी सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे? डुप्ले को फ्रांसीसी सत्ता का, फ्रांसीसी सत्ता का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? डुप्ले को। इतना ध्यान रखेंगे। देखिए मेरे भाई, जैसे जैसे आप ग्रोथ करेंगे टकराव बढ़ता जाएगा। अब जहां पे अंग्रेज कमजोर हो जाते थे वहां पे फ्रांसीसी उन्हें निपटा देते थे, जहां पे फ्रांसीसी कमजोर होते थे वहां अंग्रेज निपटा देते थे। अब कौन आया है? तो डुप्ले आया है। डुप्ले एक प्रबल, है ना, तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति था। इसका दिमाग अच्छा खासा चलता था। अब इसने क्या दिमाग लगाया कि जो भारत के राजा हैं उन्हें क्या करेगा डुप्ले? जो भारत के राजा होंगे, भारतीय राजा, उनके राज्य में हस्तक्षेप करना प्रारंभ करेगा। हस्तक्षेप। अब हस्तक्षेप का मतलब क्या होगा मेरे भाई? ये क्या करेगा कि राजा को गिफ्ट देके, प्रलोभन देके अपने पक्ष में करेगा। और जब राजा अपने पक्ष में हो जाएगा तो उसे व्यापार में तमाम तरह की रियायतें मिलेंगी, तमाम तरह का छूट मिलेगा। जैसे आज की डेट में आप देखते होंगे कि हमारी भारत सरकार, मोदी जी पे एक आरोप लगता है कि ये अडानी और अंबानी के फेवर में है। तो कोई भी व्यापारी तब तक ही फल फूल सकता है जब तक कि सत्ता का संरक्षण होगा। तो ये बात कब जान गया था डुप्ले? सोचिए आप, 1700 में ही ये बात ये जान गया था। और ये क्या करेगा? राजाओं को अपने फेवर में लाएगा, उपहार देके अथवा विद्रोह करा के। जो व्यक्ति, जैसे राजा है तो राजा के 2-3 लड़के होंगे, अब उनमें उत्तराधिकार युद्ध करवा देंगे। कौन लोग? डुप्ले लोग। तो जो व्यक्ति इसके फेवर में होगा उसको सपोर्ट करेगा और उसको लड़ाई के द्वारा, किसी माध्यम से, षड्यंत्र के द्वारा राजा बनाएगा ताकि वो इसे फायदा पहुंचा सके। इस बात को ध्यान रखेंगे। खांसी आ रही जी। अब आ जरा, अब ये हस्तक्षेप की नीति चलेगी। अब हस्तक्षेप की नीति चलेगी तो इसको ध्यान रखेंगे कि अंग्रेज भी तो ये काम करेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो राजा का संरक्षण चाहिए। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों कंपनियां भारतीय राजाओं में उनके इंटरनल राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ करेंगे और यहां से टकराव की स्थितियां और भयानक बढ़ती चली जाएंगी। इसी क्रम में क्या होगा मेरे भाई, जो अंग्रेज हैं और जो फ्रांसीसी हैं वो अब अच्छे से लड़ना प्रारंभ करेंगे। तो अब देखो मेरे भाई, अब क्या होगा कि जब दोनों पार्टियां हस्तक्षेप करेंगी तो अब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध होगा। और वही युद्ध आपके कर्नाट युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। क्या होगा कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में टकराव बढ़ता जाएगा और यही टकराव कर्नाट युद्ध, याद रखेंगे कौन सा युद्ध? कर्नाट। ये कर्नाट है, कर्नाटक नहीं है, ठीक। अब कर्नाट युद्ध के नाम से जाना जाएगा। अब कर्नाट युद्ध का मतलब क्या है? देखिए, ये हमारा कौन सा? पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, ठीक। इसे क्या बोलते हैं? मालाबार, मालाबार, है ना। अब देखो भाई, ध्यान देखिएगा, ये पूर्वी घाट है। अब ये हो गया आपका मालाबार तट, मालाबार, और ये हो जाएगा कोरोमंडल, कोरोमंडल, ठीक मेरे भाई। अब देखिए यहाँ वाले इलाके में क्या होगा कि ये लोग भिड़ेंगे। कौन लोग भिड़ेंगे?
तो अंग्रेज और कौन भिड़ेगा, तो आपके फ्रांसीसी लोग भिड़ेंगे। तो अब यही कहलाएगा कर्नाट युद्ध अथवा कर्नाटक युद्ध कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, कहीं कहीं कर्नाटक मिलेगा, कहीं कहीं कर्नाट युद्ध मिलेगा। अब देखिएगा होगा क्या कि कुल 3 युद्ध होंगे, 3 कर्नाट युद्ध होंगे। अगर हम बात कर लें कर्नाट युद्ध, कर्नाट युद्ध के बारे में बात करें तो कुल 3 युद्ध होगा। जो पहला होगा है ना, फर्स्ट कर्नाट युद्ध होगा। इसमें क्या होगा, कब होगा, इसके बारे में हम देखेंगे। तो जो पहला कर्नाट युद्ध होगा ये 1746 में चालू होगा और 1748 तक चलेगा। कब से कब तक, तो 1746 से 1748 तक चलेगा। जो दूसरा कर्नाट युद्ध होगा सेकेंड वाला, ये मेरे भाई अगले साल ही चालू हो जाएगा, 1749 से और 1700 है ना 54 तक चलेगा। इसको ध्यान रखेंगे। और जो थर्ड होगा, जो थर्ड कर्नाट युद्ध होगा ये आपका सप्तवर्षीय होगा, 1756 से 1700 मेरे भाई याद रखेंगे 1756 से 1763 तक चलेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए 3 कर्नाट युद्ध होंगे और तीनों कर्नाटक युद्ध में निर्णायक युद्ध कौन सा होगा, तो तीसरा वाला होगा। तो आइए हम एक एक कर्नाट युद्ध के बारे में देख लेते हैं किनके बीच होगा। तो याद रखेंगे फ्रांस और अंग्रेजों के बीच होगा, अंग्रेजों के बीच होगा। ठीक, पहला कर्नाट युद्ध, इसका कारण क्या था, तो याद रखेंगे। देखिए यूरोप में जाएंगे तो एक देश है जिसका नाम क्या है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, वियना। और आज के डेट में यानी वर्तमान में ओपेक का जो मुख्यालय है वो वियना में है। तो ऑस्ट्रिया में क्या होगा, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार युद्ध होगा, उत्तराधिकार युद्ध। अब उत्तराधिकार क्या होगा, जो ऑस्ट्रिया का शासक होगा उसके लड़के होंगे, लड़के आपस में भिड़ेंगे कि राजा हम बनेंगे, दूसरा बोलेगा हम बनेंगे। एक पार्टी को फ्रांस सपोर्ट करेगा, दूसरे पार्टी को कौन करेगा, तो अंग्रेज सपोर्ट करेंगे। अब युद्ध कहाँ हो रहा है, यूरोप में कहाँ हो रहा है, ऑस्ट्रिया में। दूसरे देश को लेकर ये लोग झगड़ रहे हैं। तो झगड़ने के केस में क्या होगा कि फ्रांस और अंग्रेजों के बीच यानी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध चालू हो जाएगा। युद्ध यूरोप में होगा, लेकिन क्या है कि देशभक्ति की भावना है ना, राष्ट्रवाद इनमें ऐसा होगा कि जो फ्रांस के लोग हैं, जो अंग्रेज हैं यानी फ्रांसीसी व्यापारी और अंग्रेज व्यापारी, इनको साफ मना था, साफ हिदायत था कि आप इंडिया में या फिर बाहर के देशों में लड़ाई आपस में नहीं करेंगे। मगर ये लोग क्या करेंगे कि भारत में भिड़ जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रवाद है, देशभक्ति है। इनकी देशभक्ति देखिए, जहां चालू हुआ है ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार युद्ध, फ्रांस और अंग्रेज आपस में भिड़े हैं, आपस में भिड़े हैं। तो भारत में अगर फ्रांसीसी व्यक्ति अंग्रेजों को पाएगा तो मारेगा, और अंग्रेज पा गए फ्रांसीसियों को तो डुबो डुबो के मारेंगे। ऐसा चल रहा है। अब इसमें क्या होगा मेरे भाई कि दोनों गृह सरकारों के है ना कहने के बाद भी क्या होगा कि युद्ध चालू हो जाएगा। युद्ध चालू होने में क्या होगा कि एक अंग्रेज अधिकारी होगा जिसका नाम क्या होगा, बर्नेट होगा। तो बर्नेट नामक एक अंग्रेज होगा। अब ये क्या करेगा कि फ्रांसीसी व्यापारी को जहाजों से आ रहे थे उनको क्या करेगा भाई, अरब सागर में डुबो डुबो के मारेगा। मारने के बाद उन्हें पकड़ लेगा, समझ रहे ना। अंग्रेज क्या करेंगे, अंग्रेज अधिकारी होगा बर्नेट, वो क्या करेगा, कुछ फ्रांसीसी जहाजों को डुबो डुबो के मारेगा और मारने के बाद उन्हें पकड़ लेगा। और यही मुख्य कारण बनेगा भारत में युद्ध का। अब देखिए क्या होगा कि डुबो डुबो के मारा है और पकड़ लिया है। भारत में कौन है भाई मेरे, तो गवर्नर आज के डेट में कौन आ चुका है, डुप्ले, है ना। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। तो फ्रांस का जो डुप्ले होगा, डुप्ले, अब ये क्या करेगा कि अंग्रेजों ने वहां पे जहां पे कमजोर पाए फ्रांसीसियों को मार के कब्जा कर लिया है ना, जहाज जब्त कर लिया है। तो डुप्ले क्या करेगा, जो मद्रास होगा, याद रखेंगे मद्रास में जो अंग्रेजों की बस्ती होगी उस बस्ती को चारों ओर से घेर लेगा। कौन, डुप्ले। और घेरने के बाद भाई यहाँ पे युद्ध चालू होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अब देखो भाई फ्रांस वालों ने क्या किया, मद्रास में है ना, वापस देखें फर्स्ट युद्ध कब होगा कर्नाटक का, 1746 में चालू होगा। धीरे धीरे ये जहां कमजोर जो होगा, जहां पाएंगे आपस में मार करेंगे। एकदम जानवरों की तरह ये लोग लड़ते थे। उसी केस में क्या होगा कि एक अंग्रेज अधिकारी होगा बर्नेट, वो क्या करेगा, कुछ फ्रांसीसी जहाजों को पकड़ लेगा। पकड़ने के बाद उन्हें मारेगा, डुबोएगा, उसके बाद अपने कब्जे में ले लेगा। इस घटना से रुष्ट होकर जो डुप्ले है,
वो क्या करेगा कि मद्रास में जो अंग्रेजी बस्ती है उस बस्ती को चारों ओर से घेर लेगा। अब अंग्रेज यहाँ पे घिर गए हैं तो क्या होगा कि मद्रास में अंग्रेज घिरे हैं तो वहां का नवाब डुप्ले को पीछे हटने के लिए बोलेगा। समझ रहे ना, डुप्ले को पीछे हटने के लिए बोलेगा, लेकिन क्या होगा कि डुप्ले पीछे नहीं हटेगा तो नवाब की सेना और अंग्रेजों की संयुक्त सेना से डुप्ले का भिड़ंत होगा। किसका होगा? डुप्ले का भिड़ंत होगा। कौन कौन होंगे? तो नवाब होगा, नवाब और अंग्रेज ये एक साथ आएंगे। देखिए अंग्रेज कितने खेल रहे हैं और इनके साथ में लड़ाई किसका होगा? तो डुप्ले का। समझ रहे हो मेरे भाई? अब डुप्ले का भिड़ंत होगा, भिड़ंत होने का जो स्थान है वो क्या होगा? तो सेंट थॉम में। सेंट थॉम, अभी ये कब्जा किए थे थोड़ी देर पहले, आप लोग सुने होंगे, है ना। तो सेंट थॉम में भिड़ंत होगा और भिड़ंत होने के बाद क्या होगा मेरे भाई कि लाइट चली जाएगी, थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक, आइए चलिए भाई। अब देखिए डुप्ले ने क्या किया है कि मद्रास को घेर लिया है। मद्रास को घेर लिया है तो नवाब और अंग्रेजों की संयुक्त सेना से मद्रास के सेंट थॉम में भिड़ंत होगा। किसका? फ्रांसीसी सेना का। जो नेतृत्व करता कौन होगा? डुप्ले। डुप्ले भाई इन दोनों सेनाओं को हरा देगा। हराने के बाद क्या करेगा? मद्रास पे कब्जा कर लेगा। ये लड़ाई धीरे धीरे 2 वर्षों तक चलती रहेगी। जहां जो कमजोर होगा वहां वो, है ना, उस पर अटैक कर देगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए होगा क्या कि डुप्ले का कब्जा हो गया है कहां पे? मद्रास वाले इलाके में। तो जहां पे फ्रांसीसी प्रभावशाली हैं वहां वो जीतेंगे और जहां पे अंग्रेज हैं प्रभावशाली वहां वो जीतेंगे। तो ऐसे करके ये युद्ध लगभग 2 सालों तक चलेगा। 2 सालों के बाद क्या होगा? एक, है ना, संधि होगी जिसे एला सापल की संधि। याद रखेंगे क्या होगा कि फर्स्ट कर्नाट युद्ध का जो समाप्ति होगा वो एक्सला सापल, एक्सला सापल, सापल या इसको एला सापल बोलते हैं, एला सापल। ठीक, तो एक्सला सापल की संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति होगी। पहले कर्नाट युद्ध की समाप्ति होगी। इस युद्ध में यानी इस संधि में क्या होगा मेरे भाई? तो जो इलाके यानी मद्रास वाला इलाका अंग्रेजों को वापस लौटा दिया जाएगा और उत्तरी अमेरिका में, वहां पे फ्रांसीसी कमजोर स्थिति में थे, तो उत्तरी अमेरिका में जो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की बस्ती को कब्जा कर रखा था वो फ्रांसीसियों को वापस लौटा देंगे। क्या होगा? पहला कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से संबंधित था। भारत में मना था कि नहीं भिड़ना है, भिड़ जाएंगे। भिड़ने में क्या होगा कि बर्नेट होगा, है ना, कुछ जहाजों को जब्त कर लेगा। डुप्ले गुस्से में आके मद्रास पे कब्जा करेगा। युद्ध होगा, डुप्ले जीतेगा, मद्रास अंग्रेजों के हाथों से निकल के फ्रांसीसियों के पास चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि एक संधि होगी, एक्सला सापल की संधि, है ना। इस संधि के द्वारा ये 48 में होगा, इसको ध्यान रखेंगे, 1748। अब 1748 में होगा तो अब इसके तहत क्या होगा कि मद्रास को अंग्रेजों को वापस लौटा दिया जाएगा और उत्तरी अमेरिका में भी इनकी सेनाएं भिड़ रही थी। ऐसा नहीं है कि भारत में जहां जहां थे ये लोग वहां पे भिड़ रहे थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो वहां पे अंग्रेज जीते थे तो अंग्रेज वहां पे फ्रांसीसी बस्तियों को फ्रांस को वापस करेंगे, तो भारत में जो फ्रांस वाले अंग्रेजों का कब्जा किए वो अंग्रेजों को वापस कर देंगे। तो पहला जो कर्नाट युद्ध होगा इस प्रकार वो एक्सला सापल की संधि के द्वारा समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप देखिएगा अगर युद्ध चल रहा है तो क्या कीड़ा खत्म थोड़ी हो जाएगा इतना जल्दी। अब दूसरा कर्नाटक युद्ध होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। जो दूसरा कर्नाटक युद्ध होगा, समझ रहे ना, अब ये भारत में होगा। दूसरा कर्नाटक युद्ध भारत में उत्तराधिकार को लेके होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आइए, है ना, इसको मिटा के हम वापस देख लेते हैं। ठीक, चलिए भाई, आइए अब हम बात करेंगे सेकेंड कर्नाट युद्ध कब चालू हुआ। तो 1749 से 1754 तक चला था, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या होगा कि भारत के जो 2 राज्य होंगे, एक होगा आपका हैदराबाद और दूसरा होगा कर्नाटक। अब यहाँ पे उत्तराधिकार युद्ध चालू होगा। एक पार्टी को कौन सपोर्ट करेंगे? तो फ्रांस वाले, और दूसरी पार्टी को कौन सपोर्ट करेंगे? तो अंग्रेज। अब इसमें होगा क्या मेरे भाई, याद रखेंगे, देखिएगा क्या होगा कि अंग्रेज और फ्रांस की कंपनी, राजा मरेगा। राजा मरने के बाद क्या होगा? जो हैदराबाद का निजाम है, निजाम का नाम क्या होगा? निजाम उल मुल्क आसफ जाह, निजाम उल मुल्क
आसफ जाह, इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके दो लड़के आपस में भिड़ेंगे जिनका नाम क्या होगा, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। सेम क्या होगा, कर्नाटक में भी यही केस चलेगा। ठीक, कौन होगा, अनवरुद्दीन और चांद साहब। जब ये मरेगा, कौन मरेगा, निजाम उल मुल्क, है ना, निजाम उल मुल्क आसफ जाह। तो उस समय क्या होगा कि जो चांद साहब होगा कर्नाटक वाला, ये मराठों के कब्जे में होगा। मराठा लोग इसे रिहा कर देंगे, और रिहा करेंगे तो क्या होगा, कर्नाटक में भी यही उत्तराधिकार युद्ध चालू होगा। तो कर्नाटक में दो लोग, अनवरुद्दीन और चांद साहब के बीच उत्तराधिकार युद्ध होगा, और हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच होगा। नासिर जंग को हैदराबाद में अंग्रेज सपोर्ट करेंगे, और कर्नाटक के अनवरुद्दीन को अंग्रेज सपोर्ट करेंगे। यानी आपके नासिर जंग और अनवरुद्दीन को अंग्रेज यानी क्लाइव सपोर्ट करेगा। मुजफ्फर जंग और चांद साहब को फ्रांस की कंपनी या फिर डुप्ले सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पे होगा उत्तराधिकार युद्ध होगा, और ये युद्ध कब होगा, तो 1749 में होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, 1749 याद रखेंगे, 1749 में युद्ध होगा। और ये जो युद्ध होगा यही कहलाएगा सेकेंड कर्नाटक युद्ध। इस युद्ध में क्या होगा मेरे भाई, याद रखेंगे कि जो मुजफ्फर जंग है, मुजफ्फर जंग और चांद साहब, मुजफ्फर जंग, चांद साहब और फ्रांस की संयुक्त सेना क्या करेगी, नासिर जंग को मार देगी। और मारने के बाद क्या होगा कि मुजफ्फर जंग जीत जाएगा, और जीतेगा तो कहाँ का नवाब बनेगा, तो हैदराबाद का नवाब बनेगा। नासिर जंग को मारेंगे कौन, यानी नासिर जंग और अंग्रेजों की संयुक्त सेना किससे हारेगी, तो मुजफ्फर जंग, चांद साहब और डुप्ले। ठीक, इनकी तीनों की त्रिगुट सेना इसको हरा देगी, नासिर जंग को। और नासिर जंग को हराने के बाद क्या होगा कि इसको पराजित करेंगे, और मुजफ्फर जंग को बना दिया जाएगा क्या, यहाँ का, है ना मेरे भाई, नवाब बना दिया जाएगा। एक जंग ये हो गया, अब ये निपट गए। उसके बाद क्या होगा, जो दूसरा युद्ध होगा कहाँ पे होगा, तो कर्नाटक वाले इलाके में होगा। अब अंग्रेज जो क्लाइव है, तो अंग्रेज अनवरुद्दीन और नासिर जंग का एक लड़का होगा, नासिर जंग का लड़का क्लाइव और अनवरुद्दीन, इनकी संयुक्त सेना, याद रखेंगे, नासिर जंग, अनवरुद्दीन और अंग्रेज, यानी नासिर जंग का लड़का होगा, इनकी जो संयुक्त सेना है वो क्या करेगी मेरे भाई, जो त्रिगुट सेना बनी थी, मुजफ्फर जंग, चांद साहब और डुप्ले, इनकी संयुक्त सेना को हरा देगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हराने के बाद क्या होगा मेरे भाई, जब ये हार गए हैं कौन, तो फ्रांस वाली जो डुप्ले की, मुजफ्फर जंग और चांद साहब वाली संयुक्त सेना है वो हार जाएगी। लेकिन क्या होगा कि जो डुप्ले है वो बड़ा तेज दिमाग का होगा। वो क्या करेगा कि मेरे भाई अनवरुद्दीन की सेना में फूट डाल देगा, और फूट डालने के बाद क्या होगा कि अनवरुद्दीन के जो सैनिक होंगे वो, है ना, अनवरुद्दीन को मार देंगे। वापस सुन ले, पहले वाले में क्या हुआ था कि नासिर जंग भिड़ा था, अंग्रेजों की सहायता से अनवरुद्दीन, तीनों की सेना भिड़ी थी, किससे, मुजफ्फर जंग, चांद साहब और फ्रांस से। तो इसमें फ्रांस वालों की जीत हुई थी। लेकिन जो दूसरा युद्ध होगा उसमें अनवरुद्दीन वीएस चांद साहब होगा। अनवरुद्दीन का सपोर्ट करेंगे अंग्रेज और नासिर जंग का लड़का होगा, चांद साहब का सपोर्ट करेंगे मुजफ्फर जंग और फ्रांस की सेना। तो अब मुजफ्फर जंग, चांद साहब और फ्रांस की संयुक्त सेना को हरा दिया जाएगा अनवरुद्दीन, अंग्रेज और नासिर जंग के पुत्र के द्वारा। अब हार तो जाएंगे, लेकिन क्या होगा, नासिर जंग विजयी होगा। विजयी होने के बाद क्या होगा कि डुप्ले चाल चलेगा और सेना में फूट डलवा के नासिर जंग को मरवा देगा, ये इसको अनवरुद्दीन को मरवा देगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। डुप्ले, अनवरुद्दीन जीत गया है, डुप्ले क्या करेगा, सेना में फूट डलाएगा, और फूट डलाने के बाद क्या करेगा, इसको मरवा देगा। किसको, अनवरुद्दीन को मरवा देगा। इसका मतलब क्या होगा, वापस में कौन जीत गया है, तो मेरे भाई डुप्ले का ही चला है। इस बात को ध्यान रखेंगे। दोनों युद्ध समाप्त होंगे, लेकिन धीरे धीरे ये बीमारियां बढ़ती जाएंगी। इसमें अंग्रेजों को भी कुछ फायदा नहीं होगा और फ्रांस की सेना को भी कुछ फायदा नहीं होगा। यानी अंग्रेज और फ्रांस की जो सेनाएं आपस में लड़ रही थी, इनका कुछ खासा, है ना, फायदा नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, ये तो हो गया। फिर एक बार क्लाइव और भिड़ेगा, किसके साथ, चांद साहब के साथ। याद रखेंगे, क्लाइव क्या करेगा, क्लाइव की जो सेना होगी वो चांद साहब के साथ भिड़ेगी। चांद साहब क्या करेगा, अपने लड़के को भेजेगा, उसका पुत्र जाएगा। समझ रहे ना, वापस सुने, यहाँ पे दोनों जंग में अंग्रेज हारे हैं। पहला वाला ये लोग जीते थे, फ्रांस वाला, लेकिन दूसरा वाला फ्रांस वाला हारे थे।
कौन जीता था? अंग्रेजों की सेना जीती थी। मगर क्या होगा, फ्रांस कूटनीति के द्वारा सेना में फूट डलाएगा, अनवरुद्दीन को मरवा देगा। कुल मिला के फिर कौन जीत जाएगा? तो डुप्ले जीत जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, अंग्रेज बौखलाए हुए हैं और बौखलाए किस पे हैं? तो चांद साहब पे। अब अंग्रेज क्या करेंगे? चांद साहब पर अटैक करेंगे। चांद साहब का मनोबल बढ़ा हुआ है, लेकिन अंग्रेज पूरी तैयारी से होंगे। चांद साहब क्या करेगा, अपने पुत्र राजा साहब को, चांद साहब का लड़का क्या होगा? राजा साहब, उसको भेज देगा युद्ध में छोटी सी सेना लेके। अंग्रेज यानी क्लाइव क्या करेगा, चांद साहब के लड़के को मारेगा। और मारेगा तो क्या होगा मेरे भाई, कि उसका लड़का मर जाएगा। जब ये खबर चांद साहब तक आएगी कि अंग्रेजों ने उसके बेटे को मारकर चांद साहब की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, चांद साहब युद्ध से भागेगा। यानी भागेगा तो उसकी हत्या एक तंजौर का शासक होगा। तंजौर, तंजौर का शासक क्या करेगा, चांद साहब की हत्या करवा देगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। अब देखिए ये सारी घटनाएं चल रही हैं, याद रखेंगे। डुप्ले डिसीजन स्वयं ले रहा है, फ्रांस से बाद में पूछेगा, सरकार से डिसीजन पहले ले रहा है। इसलिए क्या हो रहा है कि डुप्ले जीत रहा है। अब जीत रहा है तो डुप्ले अपने भी संसाधन, सरकार के संसाधन, सारे संसाधनों का उपयोग कर रहा है। यानी डुप्ले जब तक भारत में था तो जब भी लड़ाई होता था उसमें अपना पैसा भी लगाता था, और जो कंपनी का पैसा था यानी सरकार का पैसा था उसे भी लगाता था। डुप्ले डिसीजन तुरंत लेता था, ये नहीं कि ऊपर से पूछेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए डुप्ले है ना बढ़त बनाए हुए था। लेकिन क्या होगा, ये बात जो फ्रांस की सरकारी कंपनी थी चूंकि, तो जो फ्रांस के राजा हैं उनका कान भरा जाएगा कि डुप्ले आपके खिलाफ जा रहा है, कंपनी को घाटा पहुंचा रहा है। तो अब जो फ्रांस की सरकार होगी वो डुप्ले को बुला लेगी, और डुप्ले को बुला लेगी तो डुप्ले पे तमाम तरह के आरोप लगेंगे, जुर्माना लगेगा, और डुप्ले फ्रांस में एक गरीब हो जाएगा। यानी इसकी आर्थिक कंडीशन खराब हो जाएगा और एक गुमनामी की मौत मर जाएगा आगे आने वाले समय में। अब देखो भैया ये तो चल रहा था, ठीक। सेकेंड कर्नाटक युद्ध में ना तो अंग्रेजों को ज्यादा कुछ फायदा होगा ना फ्रांसीसियों को होगा, क्योंकि फ्रांसीसी ऑल ओवर जीत ही रहे हैं। अंग्रेज बाद में कब्जा करना चालू कर दिए, डुप्ले चला गया है। डुप्ले चला गया तो चांद साहब भी मारा जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब क्या होगा मेरे भाई, अब डुप्ले गया है तो कोई दूसरा व्यक्ति आएगा गवर्नर बनकर। तो एक दूसरा फ्रांसीसी गवर्नर आता है जिसका नाम क्या होगा, गोहदे। याद रखेंगे कि डुप्ले के बाद जो गवर्नर बनेगा उसका नाम क्या होगा, गोहदे। अब गधे नाम का कोई व्यक्ति अगर गवर्नर बनेगा, गवर्नर है ना, गवर्नर कहाँ का होगा, तो फ्रांस का। तो मेरे भाई कंपनी कहाँ से चलेगी, तो अब ये गवर्नर बनेगा, और गवर्नर बनेगा कब मेरे भाई, तो 1754 में। 1754 में बन के 1755 में आएगा भारत में। और क्या होगा, एक संधि होगी, याद रखेंगे, पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी, पांडिचेरी की संधि होगी, और इस संधि के द्वारा सेकेंड कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाएगा, इतना ध्यान रखेंगे। तो पहला कर्नाटक युद्ध कब समाप्त हुआ, एक्सला-सापल की संधि के द्वारा 48 में। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब समाप्त होगा, तो है ना 1755 में पांडिचेरी की संधि के द्वारा होगा। समाप्त करने वाला कौन गवर्नर था, तो गोहदे था फ्रांस की ओर से। उधर से कौन होगा, तो क्लाइव हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो भारत में उत्तराधिकार को लेके हुआ था। दो पार्टियां यानी हैदराबाद और कर्नाटक में भिड़े थे। नासिर जंग और मुजफ्फर जंग हैदराबाद में थे, जबकि अनवरुद्दीन और चांद साहब कहाँ पे थे, तो कर्नाटक में थे। नासिर जंग को और अनवरुद्दीन को अंग्रेज का जो क्लाइव था वो सपोर्ट कर रहा था, जबकि मुजफ्फर जंग और चांद साहब को फ्रांस का डुप्ले है ना, डुप्ले फ्रांसीसी व्यक्ति सपोर्ट कर रहा था। इस युद्ध में ना तो फ्रांस को फायदा हुआ ना अंग्रेजों को हुआ। फ्रांस की कंपनी यानी फ्रांस की सरकार डुप्ले को वापस बुला लेगी और एक नया गवर्नर भेजेगी गोहदे को। गोहदे जाएगा भारत में, 1755 में पांडिचेरी की संधि होगी और सेकेंड कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाएगा। जब डुप्ले जाएगा फ्रांस में, उस पर तमाम तरह के आरोप लगेंगे, उस पर जुर्माना लगेगा, कोई कंपनसेशन उसे नहीं मिलेगा क्योंकि वो अपना भी पैसा लगा के युद्ध लड़ रहा था। को है ना, डुप्ले की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी और समय के साथ वो है ना गुमनामी की मौत मर जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखो दो कर्नाटक युद्ध हो गया, अब बात होगी तीसरे यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध, और ये तृतीय कर्नाटक युद्ध निर्णायक होगा, इसको याद रखेंगे। थर्ड कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक को कर्नाटक बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये चालू होगा 1756 से, याद रखेंगे 1763 तक चलेगा।
अब देखो ये जो युद्ध है ना, ये 7 वर्षों का होगा। अब 7 वर्षों का क्यों होगा कि अब अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी क्या करेंगे मेरे भाई, अंग्रेजों के पास कौन होगा, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी, अंग्रेज बीएस फ्रांस, इनका युद्ध चालू होगा। अब इस समय आ चुका होगा कौन मेरे भाई, लाली आया होगा, इसको ध्यान रखेंगे। फ्रांसीसी कंपनी क्या करेगी, अब एक नया गवर्नर भेजेगी जिसका नाम क्या होगा मेरे भाई, काउंट डी लाली, काउंट डी लाली। अब ये लाली आ गया है, फ्रांस का क्या है, कमांडर इन चीफ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब कमांडर इन चीफ बन के आया है, कमांडर इन चीफ। तो ये क्या करेगा मेरे भाई कि अब युद्ध प्रारंभ होगा। इस युद्ध में क्या होगा कि लाली की संयुक्त सेना, लाली की संयुक्त सेना अंग्रेजों से भिड़ेगी और अंग्रेजों की संयुक्त सेना लाली की सेना को बुरी तरह से परास्त कर देगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए होता क्या है कि अंग्रेज और फ्रांस वाले 1756 में है ना, यूरोप में एक युद्ध चालू होगा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, जो काफी लंबे टाइम तक चलेगा। धीरे धीरे क्या होगा कि फ्रांसीसी कंपनी अपना गवर्नर कमांडर इन चीफ चेंज करेगी और काउंट डी लाली को भारत में भेजेगी। काउंट डी, माहौल गर्म है, काउंट डी लाली की सेना और अंग्रेजों की संयुक्त सेना का भिड़ंत होगा। और जब भिड़ंत होगा मेरे भाई तो क्या होगा कि जो लाली की सेना है यानी फ्रांस की सेना है वो अंग्रेजों से बुरी तरह परास्त हो जाएगी। अब अंग्रेजों से बुरी तरह परास्त हो जाएगी कब, तो 1763 में, ठीक मेरे भाई। अब बुरी तरह परास्त होने के बाद एक संधि होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। और संधि क्या होगा मेरे भाई, तो पेरिस की संधि होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, पेरिस की संधि होगा। और पेरिस की संधि में ये तय हो जाएगा कि अब भारत में कौन रहने वाले हैं, तो केवल और केवल अंग्रेज। जितने भी अंग्रेजों के प्रतिद्वंदी थे, जितने भी अंग्रेजों के कंपटीटर थे, उनको अंग्रेजों ने एक एक करके सबको हटा दिया है रास्ते से। अब भारत में केवल एक ही व्यापारी सत्ता बची हुई है जिनका नाम क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब पेरिस की संधि के द्वारा तीसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो जाएगी। और ये जो संधि था, ये जो तीसरा कर्नाटक युद्ध था, ये भारत में निर्णायक युद्ध माना जाता है, इसको ध्यान रखेंगे मेरे भाई। अगर फ्रांस की सेना डुप्ले को नहीं बुलाती, यानी जो फ्रांसीसी सरकार है वो डुप्ले को भारत से नहीं बुलाती, तो हो सकता था परिस्थितियां कुछ बदल जाती, हो सकता था अंग्रेजों का सर्वनाश हो गया होता और भारत में कौन रह गए होते, फ्रांसीसी कंपनियां। हो सकता था कि अगर फ्रांस रहता तो आज जो हमारी कंडीशन है, जितना अंग्रेजों ने हमें लूटा उतना शायद फ्रांस वाले नहीं लूटते, या फिर अंग्रेजों से कुछ ज्यादा ही लूटते, परिस्थितियां कुछ और होती, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई क्या होगा कि पेरिस की संधि के द्वारा तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाएगा। इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि पूरा 7 वर्षों तक चला था। अब भारत में एकमात्र सत्ता बची है जिसका नाम क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब यहां से देखिए भारत में कोई बचा नहीं है, मुगल सत्ता कमजोर हो चुकी है, केंद्रीय सत्ता कमजोर हो चुकी है। अब छोटे छोटे राज्य उदय होंगे। अब अंग्रेजों को ये लत लग गया है, समझ गए ना, कि राज्यों के जो छोटे छोटे राज्य हैं उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में, इंटरनल राजनीति में हस्तक्षेप करना, उनको अपने अकॉर्डिंग चलाना, उपहार देके, गिफ्ट देके, सपोर्ट करके अपने फेवर में लाना। तो अब अंग्रेज अच्छी तरह जान गए हैं कि यहाँ के राजा, यहाँ के लोग लालची होते हैं और इन्हें अपने फेवर में कैसे लाते हैं। केंद्रीय सत्ता कमजोर हो चुकी है, छोटे छोटे राज्य उदय होंगे। तो अब अंग्रेजों के मन में पहले तो ये विचार नहीं था कि शासन करना है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि धीरे धीरे अंग्रेज भारत में एकमात्र शासनकर्ता के रूप में उभरेंगे। और ये अंग्रेज कोई सरकारी अंग्रेज नहीं होंगे, यानी एक प्राइवेट कंपनी, जो छोटी सी कंपनी थी, अब वो पूरे भारत को कंट्रोल करने वाली है। तो इसी के साथ अब अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में अंग्रेजों का सत्ता। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो मेरे भाई, फ्रांस की कंपनी कैसे आई, क्यों आई, उसका समाप्त किस युद्ध के द्वारा हुआ, कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुआ, पहला कर्नाटक युद्ध कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ, दूसरा कौन सी संधि और तीसरा कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ, है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नए हैं। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।